आगरा के थाना सिकंदरा पुलिस टीम एसओजी टीम सर्विलांस नगर जोन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ यानी कि गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने हीरालाल की प्याऊ से 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ यानी कि गांजा बरामद हुआ है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। बताया गया है कि ये लोग कम दामों में गांजा खरीदते थे और धन लाभ कमाने के चक्कर में आगरा सहित अलग अलग स्थानों में बेच दिया करते थे। पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा है। एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार और एसपी हरिपर्वत विनायक भोसले के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई है। शातिर बड़े ही शातिराना अंदाज में गांजे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, जिसमें ट्रक ड्राइवर की सीट के पीछे एक अलग से जगह बनाई जाती थी, जिसमें गांजा छिपा कर लाया जाता था ताकि किसी को पता न चल सके कि इस ट्रक में आखिर है क्या। पीछे से ट्रक खाली ही दिखाई देता था। ये लोग एक संगठित गिरोह बनाकर गांजे की तस्करी करते थे। उड़ीसा से गांजा लाया जाता था और आगरा सहित अन्य स्थानों पर इसकी सप्लाई की जाती थी। इस गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इस गिरोह के 6 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं। उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग लगातार अपराधियों पर क्रैकडाउन कर रहे हैं और उसमें एसओजी सर्विलांस जो हमारी सिटी की है, साथ में जो सीपी सर की एसओजी सर्विलांस है जो लगातार कार्य कर रही है। इस क्रम में आज हीरालाल की प्याऊ के पास से हम लोगों ने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, जो एक अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क का पार्ट है। इसमें जो पूरा ऑपरेशन हुआ है वो एडीसीपी सिटी आदित्य के नेतृत्व में हुआ है और जो भी ये गांजे को चेक किया गया था ट्रक में, इसमें पीछे एक छोटी सी जगह छुपा करके ड्राइवर की सीट के पीछे वहां पे लोग रखते हैं। पीछे से अगर आप देखेंगे तो आपको खाली दिखेगा ट्रक। पुलिस आयुक्त बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस संदर्भ में कड़ी कार्यवाही की मांग की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने लिखा कि बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसे चाकू से गोदकर मारने तथा फिर पटना अस्पताल में उसके इलाज में देरी या लापरवाही से हुई मौत की ताजा घटना राज्य की भी बदहाल कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण है, जो अति निंदनीय एवं चिंतनीय है। बिहार कब बदलेगा? मायावती ने लिखा कि बिहार सरकार सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। जिला प्रशासन ने सोमवार को मृतका के परिवार को मुआवजे के तौर पर 4,12,500 रुपए का चेक सौंपा। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने संबंधित अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद 4,12,500 रुपए के मुआवजे की दूसरी किश्त जारी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक मृतका के परिवार को 7,750 रुपए मासिक पेंशन देने की भी मंजूरी दे दी गई है। सरकार पीड़ित परिवार की हर प्रकार से मदद करे और उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये बेहतर है। इस पर अलका लांबा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और ये एक घटना नहीं है, मात्र 15 दिनों के अंदर, मात्र 15 दिन 2 हफ्ते के अंदर मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश, बच्ची के शरीर पर 20 से अधिक चाकू के निशान पाए गए। छपरा में स्कूल से लौटते वक्त एक छात्रा का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार करके उसकी भी हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी में भी नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। बेतिया पश्चिम चंपारण में 2.5 साल, क्या उम्र है? 2.5 साल की बच्ची। दिल्ली एनसीआर में मई के बाद जून की शुरुआत भी आंधी तूफान और बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजधानी वालों की वजह से अच्छी साबित हुई। दिल्ली में 2 और बारिश की संभावना है, जिसके बाद दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल सकता है। यानी कि 5 जून से दिल्ली वालों को फिर भीषण गर्मी और उमस की मार झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज यानी कि 3 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज दिल्ली और आसपास के शहर में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। आंधी तूफान के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान है, जो अस्थायी रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लू चलने की कोई संभावना नहीं है। दिन में बिजली चमकने और तेज सतही हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के लिए स्थिति संभालना अब मुश्किल होता दिख रहा है। कराची की मलीर जेल में सोमवार देर रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। जेल में बंद कैदियों ने अचानक हथियार उठा लिए और जेल प्रशासन पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कैदियों ने जेल परिसर में हिंसा फैलाते हुए मुख्य द्वार को तोड़ने की कोशिश की और बाहर भागने लगे। सुरक्षा कर्मियों और बंदियों के बीच तीखी झड़पें हुई जिससे जेल के आसपास का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। लोग डर के मारे अपने घरों में कैद हो गए। बताया जा रहा है कि इस बड़े पैमाने पर जेल ब्रेक में कुल 216 कैदी फरार हो गए हैं। इस घटना के बाद अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जिसके दौरान 80 से अधिक कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया जबकि एक कैदी मारा गया। बगावत इतनी अचानक हुई कि जेल प्रशासन को संभालने का मौका नहीं मिला। जैसे ही कैदियों ने हमला किया, पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए जमकर फायरिंग की, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में कैदी फरार होने में सफल हो गए। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने कैदी भागे हैं। पुलिस ने लगभग 20 से ज्यादा फरार कैदियों को दोबारा पकड़ लिया है। एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल मिला जिसे तत्काल अस्पताल भेजा गया है। मलीर जेल से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि रात भर गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं। लोगों को लगा जैसे वो किसी युद्ध क्षेत्र में फंस गए हों। कई लोग पूरी रात भय के साए में अपने घर में दुबके रहे। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि हमने अभी नहीं सोचा था कि जेल के पास रहना इतना खतरनाक हो सकता है। गोलियों की आवाजें इतनी तेज थीं कि हम बच्चों को लेकर बिस्तरों के नीचे छुप गए। ये बताइएगा हसन सहतो साहब, जेल की अब क्या कंडीशन है, क्योंकि काफी ज्यादा खबरें हैं कि 100 कैदी भाग गए, 200 भाग गए। अभी एक काशिफ साहब हमारे साथ खड़े हैं। अभी सारी पुलिस अभी कार्डन किया हुआ है पूरे जेल को। जो निकल गए हैं वो निकल गए हैं, बाकी जो जेल में अंदर हैं अभी इनकी काउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा। अभी अंडर कंट्रोल तो है, अभी जो अंदर जेल में है वो तो अंडर कंट्रोल है। अभी जैसे काउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कितने निकले हैं कितने नहीं निकले। अब कोई हलाकतें, कोई जख्मी होने की जख्मी कुछ हमारे पुलिस वाले भी हुए हैं, कुछ कैदी भी हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिस्पांस बर वक्त किया है? जी बिल्कुल जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेंजर्स, FC बर वक्त पहुंचे तभी ये उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने किसानों की मेहनत का उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश के 16 जिलों में 1000 मैट्रिक टन तक की क्षमता वाले गोदाम बनाने का बड़ा फैसला लिया है। ये गोदाम 24 बहुउद्देश्य प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के जरिए बनाए जाएंगे। इस योजना से किसानों को अपनी फसल का भंडारण करने की सुविधा मिलेगी। इससे किसान अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर नहीं होंगे और बाजार में सही समय पर उचित दाम मिल सकेगा। इन गोदामों का निर्माण विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत किया जाएगा। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक हमारे देश में किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत उपज के भंडारण की होती है। फसल कटने के बाद किसान तुरंत बेचने पर मजबूर होते हैं क्योंकि भंडारण की सुविधा ना होने के कारण उपज खराब होने का डर रहता है। ऐसे में गोदाम बनने से किसानों को राहत मिलेगी और वो उपज को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रख सकेंगे। इस वजह से बाजार में जब सही दाम मिलेंगे तभी वो अपनी फसल बेच सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इन गोदामों की क्षमता 500 से 1000 मीट्रिक टन के बीच होगी। सरकार ने कहा कि इन गोदामों में कृषि उत्पादों के साथ ही रोजमर्रा की वस्तुओं का भी सही प्रबंधन होगा। इससे गांव में खाने पीने और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई में कोई परेशानी नहीं होगी। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल इंजन सरकार के तहत चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर किसानों की मदद कर रही हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अगर ये गोदाम समय पर बन गए तो किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे उन्हें कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ेगी और फसल के लिए सही दाम मिल पाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा और किसानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इस कदम से यूपी के लाखों किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने यह मानहानि का केस किया है। अशोक चौधरी ने यहां तक कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। 3 जून को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस संबंध में जानकारी भी दी। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर को हमने लीगल नोटिस भेजा था। लीगल नोटिस पर उनका जवाब आया, लेकिन जवाब में ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वो अपनी गलती मान रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया वो भी असंतोषजनक नहीं था। तो मेरे लिए जो संविधान के तहत अधिकार है उसके अलावा कोई उपाय नहीं था, तो हमने मानहानि का केस दर्ज कराया है। या तो वो इस बात को प्रमाणित करें या माफी मांगे कि हमने अपनी बेटी को पैसा देकर टिकट दिलाया है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अशोक चौधरी को लेकर कहा था
कि अशोक चौधरी राजनीतिक चरित्र क्या है, ये सबको पता है। उनको टिकट खरीद कर अपनी बेटी यानी कि शांभवी चौधरी को सांसद बनवाया। इसी बयान पर अब अशोक चौधरी ने पीके के खिलाफ मानहानि का केस किया है। पंजाब के तरनतारन जिले में पुलिस ने पाकिस्तान जासूस को गिरफ्तार किया है। गगनदीप सिंह नाम का जासूस पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी गोपाल सिंह चावला और आईएसआई के संपर्क में था। गगनदीप सिंह आईएसआई को भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट और अन्य खुफिया जानकारी दे रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना की मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को दी गई थी। पाकिस्तानी जासूस गगनदीप के पास से रिकवर किए गए मोबाइल फोन से आईएसआई से शेयर की गई खुफिया जानकारी और 20 जासूसों के संपर्क की डिटेल्स मिली है। खुफिया जानकारी देने के बदले आईएसआई से पेमेंट मिलती थी। पिछले 5 साल से गगनदीप सिंह गोपाल सिंह चावला के संपर्क में रहकर ये काम कर रहा था। डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक पुलिस की जांच में पता चला है कि वो सेना की तैनाती और रणनीतिक स्थानों सहित वर्गीकृत विवरण साझा करने में लगा हुआ था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि गगनदीप सिंह पिछले 5 वर्षों से पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था, जिसके माध्यम से उसे पाकिस्तानी खुफिया संचालकों से मिलवाया गया था। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जमीन घोटाले में जिला अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। बता दें, हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदने के मामले ने राज्य भर में हलचल मचा दी। ना तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी, ना ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर ऐसा सौदा किया गया जो हर स्तर पर संदेहास्पद था। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण को निष्पक्ष जांच कराई और रिपोर्ट मिलते ही 3 बड़े अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की। कर्मेंद्र सिंह जिलाधिकारी, वरुण चौधरी पूर्व नगर आयुक्त और अजय वीर सिंह एसडीएम, इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय और दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। ये केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री की शून्य सहनशीलता की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। धामी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वो जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा तो कार्यवाही निश्चित है। इस ऐतिहासिक निर्णय से उत्तराखंड की जनता को यह संदेश मिला कि अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि व्यवस्था की शुद्धि है। इस प्रकार की सख्त कार्यवाही राज्य के अन्य अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि अब लापरवाही और मिलीभगत का युग समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला और हजरत शाह हमदान का उर्स शुरू हो गया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को बधाई दी और भाईचारे की अपील की। उन्होंने कहा कि ये वादी संतों और वीरों की है। आज खुशी की बात है कि दोनों मेले एक ही दिन आ गए। उर्स और खीर भवानी मेला है। इस वादी में हर वक्त भाईचारा रहा है। यही भाईचारा हम पूरे वतन में देखना चाहते हैं। आज अच्छा दिन है। मेरा संदेश सभी के लिए है कि भाईचारे में रहेंगे तो तरक्की करेंगे। उस भाईचारे को खीर भवानी का मेला रास्ता दिखाता है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि माता वैष्णो देवी में भी श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। हमें वहां भी जाना होगा, वहीं से पुकारना होगा लोगों को कि आप आइए। लोगों में तनाव से घबराहट है। पहलगाम हुआ, वॉर हुआ, उससे प्रभाव पड़ा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा कि हम तो कश्मीरी पंडितों से लंबे समय से कह रहे हैं कि वापस आइए, यहाँ रहिए। मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने और वापसी के लिए कदम उठाने की अपील की। कश्मीर घाटी के गंदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में बने खीर भवानी के मंदिर में भक्तों का मेला देखा जा रहा है। घाटी में रहने वाले और देश भर से आने वाले कश्मीर पंडित यहां जुट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उर्स और खीर भवानी की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हजरत शाह हमदान के उर्स पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। शांति, करुणा और एकता का उनका संदेश आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है।